नमस्कार दोस्तों, आदि गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं रेमिका। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी दुलाई वाली, जिसकी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। हम देख लेते हैं इस कहानी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मुख्य तथ्य देख लेते हैं। दुलाई वाली कहानी 1907 में प्रकाशित हुई थी और इसकी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष। दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। यह 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। स्थानीयपन, यथार्थ और पात्र के अनुरूप भाषा के कारण इस कहानी को श्रेष्ठ माना गया है। इसे मनोरंजन प्रधान कहानी कहा जाता है। कहानी की शुरुआत काशी से होती है और समाप्ति इलाहाबाद में जाकर इसकी होती है। कहानी के मुख्य पात्र है वंशीधर, जो इसका मुख्य पात्र है, इलाहाबाद का निवासी है। नवल किशोर वंशीधर का ममेरा भाई है और जो इसका व्यक्तित्व एक हंसमुख व्यक्ति है। वो जानकी देवी वंशीधर की पत्नी है और एक गृहस्थ महिला है। और इसके अन्य पात्र है नवल किशोर की पत्नी, वंशीधर की सास, साला, साली, इक्केवाला आदि। ये सभी इसके मुख्य पात्र हैं। अब हम कहानी को पढ़ लेते हैं। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदलियों की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदलियों की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वास उपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक टोकरी में हाथ में चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बुंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है। नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्टा राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में ना जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले हैं, साली है और सास के सिवाय और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो काबिल हैं।
उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज में माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं थी कि 2-2 4-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वह हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब वंशीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विफलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे ही वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे। इक्का वाले ने कान बचाकर जानकी से पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए है ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए। देशी लेने से भी दाम लगेगा, सही रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा बोहें टेढ़ी करके बोली, ओ धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ढियोड़े दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिरक कर बोले, अगर ढियोड़े दर्जे का टिकट लूँ तो। इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पर पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को टहरा गए। भीतर घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बैठाया। वे पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आई, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ढियोड़े का था, पर ढियोड़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे
उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10 ही 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में भी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बब्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वह रेल में खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो वह इस समय ढियोड़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठा तो 2-1 मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ बड़ा लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था। अब उसको किसी की क्या परवाह, अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी ना थी। केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई कर तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां थीं। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही लाइलेन ही देख ही रावल कर थईन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा होइवे। पहली, दूर वहरी ई जनानी गाड़ी थोड़े है। दूसरी, तो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कोने गांव की उतरबू बेटा? मिर्जापुर चढ़ी ऊना। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन ना सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूछिया ना, हम कहाँ उतरबू हो? आई इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव ही गोइया? पहली, अरे नाही, जनल प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहा जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे ना जिना जानित, ले कहे के नाही, तोहरे पंच के धर्म में 4 दाई नाहे झुकी हई। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका लाग रहा तऊ तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली, आवे जाए के तो सब औटे जात बटले बाटेन, फुन यह साइड तो विचारो विपत में ना पड़ल बाटिन। हे हम पंचा यही राजघाट टिकस कटलू उली, मोंगल के सराय उतरली, होदे पुणे चढ़ेली। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली ओरो मोरे संगे रही, दा कोने टिसनिया पर उकर मलविका हम उतरे से की जुरंत ये गड़िया खुली। अब भैया ऊ गरा फाड़ नरियार, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहेब गड़िया तनी खड़ी कर। भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी होए? पहली, ऊ मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहूँ खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उसी अकेली अबला की स्थिति पर दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिक्सिया पल्ले बाय दा नाही, हे साहेबवा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मुसिलिया लेई, अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहलेन, फरागत के बदे उतरलेन। चौथी,
हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना किया गोया। तीसरी, हम देखे रही लो, मचके टोपी ढीले रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर उब गए। जब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहिक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग ही भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्य धारा दूसरी ओर ही बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नाही भैया, हम पंचे काहे के केहू से कछु कही। अरे एक के एक करत ना बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री, जो फरासी सी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो ये भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। इलाहाबाद उसी स्त्री को धीरज दिलाकर वंशीधर उसी स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर भी ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया, जो केहू बिन टिकस के आवत होए तो ओकार का सजाए होला। अरे ओंका ही नाही, चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा धीलेन और अपूपा तउन टिक्कस ले के चल धीलेन। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। उसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के पास जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस्य में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे यह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइड में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वह लोग गई कहाँ? वह लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ ये तो कहो, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ।
तुम जब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं ढ्योड़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास से निकल कर गया पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल में आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाइक रुलाया। वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में ना थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को ले राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। ये कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।